sustainable architecture and sustainable engineering for new buildings and existing building, especially for commercial and industrial type of buildings. During his professional journey, his successful implementation of energy conservation building code in Madhya Pradesh have been appreciated by IAS Shri Sanjay Dubey, Principal Secretary, New and Renewable Energy Department and Energy Department, Government of Madhya Pradesh. So now, without delay, I request Mr. Kaushal to start his session. Sir, please. Am I audible, sir? Yes, sir, you are audible. Okay. Thank you so much, sir. Thank you for giving me this opportunity. Welcome, sir. Just a second. सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? सर जी सर, विजिबल. ओके. नमस्कार सभी को. हम जिस टूल के बारे में बात कर रहे हैं वो है क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्डिंग डिजाइन, या इस तरह की डिजाइनिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं. अब काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं इस चीज को लेके जो हम डिस्कस कर सकते हैं या करेंगे, और ऑन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट अगर मैं कहूँ तो ये बहुत एक छोटी सी टर्म हो गई है एक बहुत बड़े सेगमेंट के लिए, इंडस्ट्री के. हालांकि मैंने कोशिश की है मेरे प्रेजेंटेशन में कि आपको एक पूरी तरह से ग्लोबल लेवल से लेके नेशनल लेवल तक क्या इसका एक स्ट्रक्चर है वो मैं आपको शेयर कर सकूं, और साथ ही शुरुआती तौर पे आपको किन कॉन्सेप्ट या किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, या ताकि आप स्टूडेंट्स को एनकरेज भी कर सके या थीसिस वगैरह या बाकी सारी चीजों में इस चीज को इंक्लूड कर सके. तो मैंने यही कोशिश की है. ओके. अब बेसिकली सस्टेनेबल का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी ये है इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने के पहले. जब हमने भी काम शुरू किया, ये नाम सोचा, तो हमारे जो हिंदू संस्कृति अगर हम कहें या पौराणिक जो किताबें हैं उनके हिसाब से जो पंच तत्व रहते हैं, अगर उनका हमारे जीवन में किसी भी कार्य के प्रति अगर समावेश होता है तो हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं. वहीं पे आज के मॉडर्न ईरा से अगर हम उसको कहीं ना कहीं लिंक करने की कोशिश करें तो वाटर, एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वेस्ट, ये फंडामेंटली ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं आज के सिनेरियो में और भविष्य को देखते हुए. इसी पे अगर हम बात करते हैं तो इसी की एक टर्म निकल के आ रही है क्लाइमेट रेजिलियंस, जिसका कि मतलब बहुत सिंपल है कि हम कैसे अपने क्लाइमेट को बचाते हुए या उसको बिना हानि पहुंचाए हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज कर सकते हैं. तो जैसा कि मैंने कहा, एक बहुत बड़े सेगमेंट पे हम बात कर रहे हैं जिसको मैंने क्रिस्प करके कुछ मिनटों में मिनटों के लिए ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है. अब सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है इस प्रेजेंटेशन का, टूल से आप क्या समझ रहे हैं? क्या मैं कोई सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन करने वाला हूं? तो नहीं. टूल का यहाँ पे बहुत सिंपल सा मतलब है कि अगर हमें कोई काम को पूरा करना है तो किसी चीज की आवश्यकता होती है, चाहे वो कोई मैकेनिकल सिस्टम हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, या चाहे उनका कॉम्बिनेशन हो, या चाहे कोई अप्रोच आप डेवलप करें. किसी भी चीज को हम टूल कह सकते हैं जिससे हम कोई कार्य को पूर्ण करें. तो यहाँ पे टूल का मतलब यह है कि हम कैसे अचीव करेंगे या किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं क्लाइमेट रेजिलियंस डिजाइनिंग. अब वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आज के दौर में जो सबसे कंसर्न फैक्टर्स हैं वो है क्लीन एनर्जी, जिसपे हम सबका फोकस है. आपने भी प्रधानमंत्री जी को काफी बार सुना होगा कि हमें 2047 तक
इंडिया को नेट जीरो करना है। तो कैसे होगा? जब हम हमारे कोल बेस्ड या फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनको कहीं ना कहीं हम ऑफसेट करें क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी से, तब ये कहीं ना कहीं पॉसिबल होगा। लेकिन क्या उसको ऑफसेट करना ही एक तरीका है? नहीं, कहीं ना कहीं इसको लेके हमें ये समझना होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है उसको हम कैसे कम करें या वेस्टेज उसका कम करें, जिससे कि एक्सेस ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले और साथ ही साथ उस एक्सेस में ग्रीन पावर का जो रैशनल है या कंट्रीब्यूशन है वो हम बढ़ा सके। अल्टीमेटली इससे फायदा क्या है? जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे सोलर हो गया, अभी कुछ देर पहले सर ने जो प्रेजेंटेशन दिया था पिछला आपको, उसमें सोलार पैनल या ड्रायर्स की जो बात की है वो कहीं ना कहीं बिना किसी इलेक्ट्रिकल मोड या कह सकते हैं मिनिमम से मिनिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन करते हुए हम कैसे अपने चीजों को वर्कआउट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज पे। लेकिन इन सब चीजों पे हम जो बात कर रहे हैं उसका रीजन है हीट वेव्स का जनरेट होना। अब हीट वेव्स क्या होती है ये आने वाली स्लाइड में बात करते हैं, बट आसान भाषा में अगर आप समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए 2020 में मार्च के महीने में अगर 21 तारीख को दोपहर के 1 बजे जो टेम्परेचर है वो आज 2025 में शायद आपको बढ़ के देखने को मिले। हो सकता है वो फ्रैक्शन में हो, 0.1 डिग्री ज्यादा हो या पॉइंट समथिंग में ज्यादा हो, बट ये बढ़ रहा है। ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है और इसको हम कैसे कवर अप कर सकते हैं ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। और इसी को एक टर्म दी गई है क्लाइमेट रेजिलियंस, है ना। अब यहाँ पे काफी सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहली या सबसे पहला मोटिव जो हम सबके दिमाग में होना चाहिए वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का टारगेट जो इंडिया को लेके उन्होंने बाकी देशों के सामने सेट किया है, वो है 2047 तक भारत को नेट जीरो बनाना। अब नेट जीरो क्या है? जैसे क्लाइमेट रेजिलियंस एक टर्मिनोलॉजी है, वैसे ही नेट जीरो एक टर्मिनोलॉजी है। उसका मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए घर में रह रहे हैं और उस घर की जो आपकी बिजली की खपत है वो आप फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेस से न लेते हुए उसको इतना लिमिटेड कर दें कि वो आपका कंजम्पशन आप अगर छत पे सोलार लगाते हैं उसी से पूरा हो जाए, तो अल्टीमेटली आपको कहीं भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी, ये हम कह सकते हैं। और इसी चीज को अगर टर्मिनोलॉजी के माध्यम से समझें वन लाइनर, तो वो नेट जीरो कहलाएगा। अब नेट जीरो एनर्जी के टर्म्स में भी हो सकता है या किसी और टर्म में भी हो सकता है, जैसे कि वेस्ट जनरेशन। अभी आपके कॉलेज में जो वेस्ट जनरेट होता होगा वो पेपर और कुछ स्टेशनरी और आई थिंक कैंटीन का फूड वेस्ट, हार्डली ये और लैंडस्केप। अब आप ऐसा क्या करें कि वो वेस्ट जनरेट ही ना हो और आपके प्रीमाइसेस से बाहर यानी आपके प्रोजेक्ट बाउंड्री के बाहर उसको जाना, फेंकना ही ना पड़े। अगर आप ये चीज अचीव कर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रीमाइसेस या ये प्रॉपर्टी नेट जीरो वेस्ट अचीव कर चुकी है। तो अब नेट जीरो का कॉन्सेप्ट तो आप सबको मैंने बता दिया क्या है। अब जो हीट वेव है उसको मैं क्लियर करता हूं कि आने वाले कुछ सालों में आप ये पिक्चर देख सकते हैं लेफ्ट से राइट में, जहां पर आपको आज की स्थिति यानी मान लीजिए ये जो स्टडी ली है ये मान के चलते हैं 20-21 के आसपास ली होगी, और इसको 2030 में यदि आप फोरकास्ट करके देखते हैं या 50 में देखते हैं तो आपको हॉटस्पॉट्स देखने को मिलेंगे। अब वहीं पे जो इंडिया को अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये जो है ये 2050 तक जो अचीव या जो एक हमें देखने को मिलना था वो 2022 में ही हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर को लेके खासकर नदर्न या नॉर्थ वेस्टर्न साइड काफी ज्यादा दिक्कत में है। और ये हम फील भी कर सकते हैं न्यूज या पेपर के मीडियम के थ्रू जो पिक्चर्स या जो खबरें आ रही हैं कि कैसे
बाढ़ आ रही है या बिन मौसम बरसात का होना या और भी काफी सारी क्लाइमेटिक चेंजेस जो हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इसका सबसे मूलभूत कारण क्या है? सबसे पहले आप ये समझिए, देखिए मॉडर्न ईरा में पॉपुलेशन एक कंसर्न है, ग्रोइंग इंडस्ट्रीज मतलब फैक्ट्री, अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं, ये भी एक कंसर्न हो सकता है। कमर्शियलाइजेशन या रेजिडेंशियल सेक्टर का प्रोपोगेट होना, फॉरेस्टेशन कम होना, तो ये काफी सारे अपने अपने सेक्टर्स से रिलेटेड या सेगमेंट से रिलेटेड अलग अलग परव्यू निकल के आ सकता है अलग अलग एक्सपर्ट का। बट अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बोलूं इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, तो वो है एयर कंडीशनिंग का यूज करना। अब पहला सवाल आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि अरे ये क्या बात हुई, बिना एसी के तो आज के तारीख में कोई रह नहीं सकता। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमने कुछ सालों पहले अगर इंडिया में कुछ लोगों ने कुछ डिसीजंस लिए हैं कि ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, तो मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, केवल डिस्कशन के लिए ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो डिसीजन शायद गलत हो सकता था, कि उनको उसको इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ उसके जो ड्रॉबैक्स है फ्यूचर के वो भी समझने चाहिए थे, और उसको जिस तरीके से कमर्शियलाइज किया गया आज ये स्थिति है कि खासकर मेट्रोज में या इवन टियर 2 3 सिटीज में भी एसी हर किसी के घर में या ऑफिसेज में है, और ना ही उसके बारे में किसी को आइडिया है कि कैसे उसे मेंटेन करना है या किस तरह से उसका प्रभाव हमारे जनरेशन पे पड़ सकता है। तो यहाँ पे एक चीज आप सबने नोटिस की होगी कि जहां भी एसी लगा है उसमें एक बाहर की यूनिट होती है जिससे कंटिन्यूअस हीट रिजेक्ट होती है। आप अगर उसके सामने खड़े हो जाए तो आई डोंट थिंक कि आप हार्डली 10-15 मिनट से ज्यादा, ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, बट उससे ज्यादा आप वहां खड़े हो पाए, इतना गर्म होता है अगर गर्मी का मौसम। तो अब ऐसी परिस्थिति में अगर आप ये इमेज देखें तो किस तरह से आउटडोर यूनिट्स लगी है, वो पर्टिकुलरली उस पैसेज को पूरा गर्म कर रही है, उस बिल्डिंग में जो प्रीमाइसेस होगा, कोर्टयार्ड होगा, उसको पूरी तरीके से हीटअप कर रही है। और इसको अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखें तो कहीं ना कहीं ये हीट में कंट्रीब्यूशन रख रही है, जिसकी वजह से हीट बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब एयर कंडीशनिंग का यूज होता है तो कुछ एयर कंडीशनर ऐसे होते हैं जिनको पानी के माध्यम से ठंडा किया जाता है, खासकर शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल्स या कुछ और कमर्शियल बिल्डिंग्स जो होती है। तो वहां पर आप ये मान के चलिए कि अनुमान अगर कोई एक सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम है किसी बड़ी बिल्डिंग में, तो 20 लीटर प्रति घंटे हर 100 स्क्वायर मीटर के हिसाब से, यानी अगर उसका एरिया 10,000 स्क्वायर मीटर है तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि हर घंटे कितना पानी लगेगा। अब ये पानी पूरी तरीके से वेस्ट होता है, आप ये मान के चलिए, क्योंकि वो पीने लायक नहीं बचता है जब वो उस पर्टिकुलर सिस्टम से पास हो जाता है। हालांकि इसको लेके भी काफी सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बट एनीवेज मैं धीरे धीरे टॉपिक पे आऊंगा ताकि मैं आप लोगों को अपने टॉपिक से लिंक कर सकूं। तो एसी का इंट्रोड्यूस होना और आज के डेट में उसको इस तरीके से प्रोपोगेट हो चुका है वो कमर्शियली कि हर घर में या हर व्यक्ति की जरूरत बन चुका है डे टू डे लाइफ में। जबकि इसका जो इनोवेशन का आधार था वो था कि अफ्रीकन या कुछ ऐसे देश जहां पे खाने पीने की दिक्कतें होती थी, गर्मी या ज्यादा ठंड की वजह से वहां खाना रह नहीं पाता था खाने लायक, या किसी भी काम में नहीं लाया जा पा रहा था, तो वहां के लिए किसी ने एयर कंडीशनिंग सिस्टम का इन्वेंशन किया। अब चूंकि वहां पे जरूरत थी या उस तरह के और भी देश होंगे, तो वहां पे उसको कमर्शियली एस्टेब्लिश किया गया या बढ़ाया गया ताकि हर किसी को खाने पीने की दिक्कत ना हो। बट अब जब हम यहाँ पे मार्केटिंग या कमर्शियली उसको एस्केलेट करने की, ग्रोथ करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए उसको ह्यूमन के कंफर्ट यानी एक मैं इसको लग्जरी, पर्सनली लग्जरी सेगमेंट में मानता हूं, तो इसको एक लग्जरी सेगमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। और अ, अब कहीं ना कहीं हम इसके आदी हो चुके हैं।
तो ये जो चीज है, ये एक गैप है सस्टेनेबिलिटी विजन का, या सस्टेनेबल विजन यहाँ पे लैक हुआ है किसी से उस वक्त। ठीक इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे सस्टेनेबिलिटी लैक हुई है, जिसकी वजह से आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अब इसमें मैं किसी और के बारे में कहूं, इसमें अब इसको ओवरकम करने के लिए हम सब मिलके इंडिविजुअली अपने लेवल पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। अब मैं आता हूं सबसे पहले कि ग्लोबल लेवल पे इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या किया गया है। अगेन एक टूल डेवलप किया गया है, आप कह सकते हैं, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा गया है, जिसे काफी सारी कंट्रीज एक्सेप्ट कर रही है। और इस गोल में अलग अलग हेड्स बनाए गए हैं, जो कि टोटल नंबर में है 17, यानी 17 गोल टारगेट किए गए हैं। और हर गोल के अपने सब हेड्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेटेड हो, चाहे पॉवर्टी रिलेटेड हो, चाहे कमर्शियली रिलेटेड हो, लाइफस्टाइल रिलेटेड हो, एक्वेटिक या फ्लोरा एंड फौना के लिए हो, वगैरह वगैरह। अब इसका मोटिव क्या है या इसका आउटकम क्या होगा कि हमें इमिशन रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी ग्लोबल लेवल पे। कार्बन रिमूवल एक और चीज है जो अचीव कर सकते हैं। ट्रीज और इकोसिस्टम को रिस्टोर करने में मदद मिल सकती है। साथ ही इसके कुछ ऐसी चीजें भी जुड़ी हैं जिससे कि हम लोगों को एजुकेट, इनोवेशन के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, और साथ ही पॉलिसीज को कहीं ना कहीं मोटिवेट कर सकते हैं जो एनर्जी या एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, ताकि गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट करें और लोग भी एक्सेप्ट करें प्रैक्टिस में अपनी, और हम एक बेटर एनवायरनमेंट या अर्थ रख सके हमारे लिए फ्यूचर के लिए। तो ये ग्लोबल लेवल पे रन हो रहा है। अब इसको रन करने की टेक्टिक्स अलग अलग हो सकती है, जैसे कार्बन क्रेडिट एक ऑप्शन है, जैसे ट्रेडिंग एक ऑप्शन है, ताकि क्योंकि जब तक पैसों की बात नहीं आएगी तो जो बड़े प्लेयर्स हैं, कह सकते हैं हम, जो मार्केट रनर हैं, वो इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे। तो कहीं ना कहीं एक, बोलते हैं ना, मूड बनाना पड़ता है, एक माहौल बनाना पड़ता है किसी भी चीज के लिए। तो कोई, कुछ लोग होते हैं जो खुद से करना चाहते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं, जब फायदा दिखता है तब करते हैं, और कुछ न्यूट्रल होते हैं, मतलब उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ नियम है क्या, हाँ नियम है तो मैं करूंगा, नहीं तो मेरे को नहीं करना, मतलब हर तरह के लोग होते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक एसडीजी जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, वो डेवलप हुआ है ग्लोबल लेवल पे, और कंट्रीज इसे एक्सेप्ट कर रही है, और इससे संबंधित काफी सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो है वो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स भी पब्लिश कर रहे हैं और अपने टारगेट सेट कर रहे हैं हर साल। वहीं पे यदि नेशनल लेवल पे मैं बात करूं तो, या ग्लोबल लेवल पे बात करूं तो, जो ड्राइवर्स हैं वो कुछ इस तरह से, अगर नेशनल लेवल की बात करूं तो आईजीबीसी, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इंडियन ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट ग्रीहा, ग्रीन एंड इको फ्रेंडली मूवमेंट जैम, ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट जो कि यूएसजीबीसी लीड, एज और भी काफी सारे सर्टिफिकेशन देता है। तो ये जो है ये सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें से शुरू की जो 3 है वो स्पेसिफिकली नेशनल लेवल पे है, और बाकी जीबीसीआई है वो नेशनल और ग्लोबल लेवल दोनों पे अलग तरीके से काम करती है। अब ये क्या करते हैं, जैसे अगर आप एनर्जी और एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोई अचीवमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आपको कुछ गाइडलाइंस देती है, अगेन टूल देते हैं, टूल प्रोवाइड करते हैं, जिसके माध्यम से आप बेटर परफॉर्म कर पाए, अपने टारगेट्स अचीव कर पाए। और यदि आप वो कर लेते हैं तो उसके आधार पे आपको उसको असेस करके आपको सर्टिफिकेशन देते हैं। और ये किसी भी प्रकार की बिल्डिंग हो, चाहे कमर्शियल हो, जैसे कि कमर्शियल में हो सकती है होटल, हॉस्पिटल, ऑफिसेस, स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह वगैरह। टाउनशिप्स भी हो सकती है, सिटी लेवल पे भी ये सर्टिफिकेशन हो सकता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे, यानी हर तरह की बिल्डिंग के लिए ये एप्लीकेबल है। तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट बूस्टअप कर रही है, अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, काफी सारी एक्टिविटी ये करते हैं। वहीं पे यदि मैं नेशनल लेवल पे, यानी अगर मैं बहुत स्पेसिफिक अगर कहूं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है,
तो सबसे पहली बात, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो कि 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको रिसेंटली 2022 में अपडेट किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 22 के पहले काम नहीं हुआ है, तो काम कंटिन्यू है, जो कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के माध्यम से हो रहा है। और ये जो एजेंसी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, और ये पूरे इंडिया में एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए दायित्व रखती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इन्होंने 2017 में, लेफ्ट साइड में जो आप देखेंगे वो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है, उसको इंट्रोड्यूस किया, जिसको फिलहाल में एनर्जी कंजर्वेशन सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड नाम से अपडेट किया है। हालांकि ये अभी रिव्यू वर्जन में है, अभी इसको पूरी तरीके से स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की तैयारी शुरू है, किया नहीं गया है। हालांकि ईसीबीसी 2017 जो है वो डेफिनेटली काफी सारे स्टेट में अडॉप्ट हुआ है या इम्प्लीमेंट हुआ है। लेकिन ये जो दो चीजें हैं, ये दो गाइड है या टूल है, ये केवल कमर्शियल बिल्डिंग के लिए है। रेसिडेंशियल के लिए इन्होंने इको निवास संहिता नाम से इंट्रोड्यूस किया है, जिसे ईसीबीसी आर यानी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड फॉर रेसिडेंशियल पार्ट 1 पार्ट 2 दो नाम से इशू किया है, पब्लिश किया है। पार्ट 1 जो है वो 2018 में, और पार्ट 2 आई थिंक 2021 में पब्लिश किया गया है। तो रेसिडेंशियल सेक्टर के लिए भी इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और इंडस्ट्रियल सेगमेंट यानी लास्ट अगर मैं बात करूं, जो आप बॉक्स देख रहे हैं ग्रे कलर में, तो वहां पे काफी समय से, आई थिंक 2011-12 के आसपास से तैयारी की थी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, और पैड स्कीम, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड नाम से एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है। ये स्कीम बहुत सिंपल है कि आप अपना एक बेंचमार्क तय किया है गवर्नमेंट ने कि इस सेक्टर की जो इंडस्ट्री है, उनका जो एनर्जी कंजम्पशन का रैशनल है वो एक्स है। अब अगर आपका एक्स नहीं है, एक्स से कम है, तो आप बेटर ये है कि आप उसमें अपने इम्प्रूवमेंट करिए और एक्स से बेटर परफॉर्म करिए। यदि आपका एक्स से बेटर है और आप एक्स से बेटर इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, तो जिनका एक्स से बेटर है उनको सर्टिफिकेट इशू जो हो रहा है ब्यूरो के द्वारा, वो सर्टिफिकेट को सेल कर सकते हैं जिन्होंने अचीव नहीं किया है, और उनको मैंडेटरी है उसे परचेस करना कहीं ना कहीं, क्योंकि अदरवाइज उनपे बहुत ज्यादा पेनल्टी लग सकती है। तो जब वो सर्टिफिकेट वो परचेस करते हैं, तो जो गैप बन रहा है उसको वो ओवरकम कर सकते हैं अगर चाहें तो, और दिखा सकते हैं कि हाँ हमने कंप्लाई किया है इस स्कीम के अंडर। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग अप्रोच है यहाँ पे गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल सेगमेंट के लिए। तो आई विश यहाँ तक की स्लाइड्स मेरी आप सबको क्लियर है। यदि कोई भी क्वेरी है आप नोट करके रखिए, हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। अब ये सब करने से बेनिफिट क्या है, तो दो तरह के बेनिफिट होते हैं। पहला तो ये है कि टेंजिबल बेनिफिट होंगे, दूसरा ये है इंटेंजिबल बेनिफिट होंगे। टेंजिबल बेनिफिट्स ठीक उसी तरह जिसको आप अकाउंटेबिलिटी में रख सकते हैं, जैसे एनर्जी कंजम्पशन को, वाटर कंजम्पशन को। तो प्रोबेबिलिटी है जब आप इस तरह के सर्टिफिकेशंस या इस तरह की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, कंप्लाई करते हैं, तो आपको कुछ सेविंग्स देखने को मिलती है, जो कि अलग अलग लेवल तक जा सकती है। मैंने यहाँ पे केवल समझने के लिए कुछ हाईलाइट किया है सेविंग्स परसेंटेज के टर्म्स में। अब इनटेंजिबल बेनिफिट का यहाँ पे ये मतलब है कि जिसको हम अकाउंटेबिलिटी में नहीं ला सकते, जैसे कि इमिशन रिडक्शन कितना हुआ, उसको कहीं ना कहीं हम कुछ करेक्शन फैक्टर या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं, उसको मेजर नहीं कर सकते रियल टाइम में, आसान नहीं है मतलब। वहीं पे हेल्थ बेनिफिट की भाई किसको किस तरह का बेनिफिट हुआ, वहां पे जो एम्प्लॉय या वहां पे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको कितना क्या बेनिफिट हो रहा है, ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि भाई जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं किया था हमने हमारी बिल्डिंग में, तो इतने लोग बीमार गिर रहे थे। ये इम्प्लीमेंट कर लिया है तो जो बीमारी है वो कम हो गई है। अब बीमारी, बड़ी बीमारी का जरूरी नहीं, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, छोटी सी बात भी हो सकती है कि जैसे छींक आना, किसी चीज से एलर्जी हो जाना, पीठ का दर्द। कई बार बीमारियां ऐसी होती है जो अभी तो हम काम कर लेते हैं यंग एज में, कुछ समय के बाद, कुछ एज के बाद वो निकल के बाहर आती है। तो इन चीजों को मेजर करना मुश्किल है। तो यहाँ पे
एक अनुमान लगाया गया है कि ये सारी चीजों में भी हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। अब इसके काफी सारे सेगमेंट हो सकते हैं हमें ये सब अचीव करने के, चाहे वो एनर्जी हो, वेस्ट मैनेजमेंट जैसा मैंने शुरू में कहा, मटेरियल, और काफी सारी चीजें हैं। मैं बहुत प्रिसाइजली इस प्रेजेंटेशन को, क्योंकि हमारे पास एक समय है उसके अंदर ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसके फंडामेंटल्स एटलीस्ट क्लियर हो, ताकि जब आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं या इस तरह की किसी एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हैं या आगे बढ़ते हैं तो आपको इजी हो फर्स्ट रन में। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ये जो प्रेजेंटेशन है मैंने एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017 को लेके ध्यान में रख के बनाया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारी चीजों में वो काम नहीं आएगा। डेफिनेटली मैंने फंडामेंटल्स रखे हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्चुअली हर जगह पे काम आने वाला है। तरीका अप्रोच का हर कोड का अलग हो सकता है, या जो मैंने आपको प्राइवेट सेक्टर के कुछ गाइडलाइंस का बताया उसमें अप्रोच अलग हो सकता है उसको पढ़ने का, या उसको फिल करने का, या उसके डॉक्यूमेंटेशन का, बट प्रिंसिपली सारी चीजें सेम होगी, तो आपको वहां दिक्कत नहीं आएगी। अब जब मैं इसको लेके बात करता हूं तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स आते हैं। पहला है बिल्डिंग एनवलप, दूसरा है कंफर्ट सिस्टम एंड कंट्रोल्स। यहाँ पे कंफर्ट सिस्टम का मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट ध्यान देना ये टर्मिनोलॉजी को। थर्ड है लाइटिंग एंड कंट्रोल, और फोर्थ है इलेक्ट्रिकल एंड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। अब चाहे ये नई बिल्डिंग के लिए हम बात करें या एग्जिस्टिंग, हम दोनों में ही इस तरह के पॉलिसी का यूज कर सकते हैं। तो ये जो 4 सेगमेंट है इन पे हमें खासकर फोकस करना होता है हमारी डिजाइनिंग में। लेकिन इनको फोकस करने के पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस सिटी में काम कर रहे हैं, और वो सिटी किस राज्य में, और वो राज्य या वो शहर किस क्लाइमेटिक जोन में आ रहा है, यानी वहां का वातावरण कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें दिए गई गाइडलाइन को यूज करना होगा। तो जैसे अगर आप यहाँ पे इंडिया के मैप में देखें तो 5 क्लाइमेटिक जोन है: हॉट, ड्राई, वार्म, ह्यूमिड, कंपोजिट, टेम्परेट और कोल्ड, जो कि बहुत क्लियरली विजिबल है और आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं राजस्थान के किसी सिटी में काम कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे हॉट ड्राई के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइन में पैरामीटर्स या नोट्स दिए गए हैं वो फॉलो करना है। वहीं पे यदि मैं जम्मू कश्मीर में बात करता हूँ तो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग इस सेक्शंस में जो भी पैरामीटर्स या नोट्स दिए गए हैं मुझे वो फॉलो करना है। अब जब आप ये सेक्शंस को पढ़ते हैं तो उसमें 2 सब सेक्शंस देखने को मिलेंगे, एक होगा मैंडेटरी और एक होगा ऑप्शनल, जिसे प्रिस्क्रिप्टिव कहा गया है। मैंडेटरी का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसको कंप्लाई करना या इसको फॉलो करना अनिवार्य है। वहीं पे ऑप्शनल, अगर आप उसको प्रिस्क्रिप्टिव वाले पैरामीटर्स को अगर चॉइस में लेते हैं तो आप और बेटर परफॉर्म करने की योग्यता रख सकते हैं। तो आई विश कि ये किस तरह से पढ़ना है किसी भी पॉलिसी को, आपको ये चीज क्लियर हो गई है यहाँ पे। अब जब इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो जब आप मैंडेटरी और प्रिस्क्रिप्टिव यानी ऑप्शनल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं लेकिन ये चीज क्लियर होनी चाहिए, तो जब आप इन दोनों में से किसी भी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो अब आती है उसके कैलकुलेशंस की बात। तो उसमें पूरी प्रोसेस दी गई है जिसमें जिसके माध्यम से आप मैन्युअली भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और अगर आपको मैन्युअली दिक्कत आती है तो आप अगर कंप्यूटर में अच्छे हैं तो आप कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मैन्युअली आप कैलकुलेशंस तो कर सकते हैं लेकिन वो सिर्फ कंप्लायंस कहलाया जा सकता है, क्योंकि ज्यादा अच्छा आउटपुट यदि आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर की मदद आपको लेनी ही होगी। बट कैसा है कि काफी लोग आज भी ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो उनके लिए मैनुअल ऑप्शंस काफी इजी गो होता है शुरुआत में, और डेफिनेटली वो उसको यूज कर सकते हैं। जब आपने कोड को समझ लिया कैसे पढ़ना है, आप नई बिल्डिंग बना रहे हैं या पुरानी बिल्डिंग बना रहे हैं, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के लिए जा रहे हैं या प्रिस्क्रिप्टिव के लिए जा रहे हैं, कौन से क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग आप सारी चीजें पिक कर रहे हैं, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको अचीव क्या करना है। तो गवर्नमेंट ने एक स्केल डेवलप की है जिसे कहा है
एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स रेशो, आप ग्रीन कलर फॉन्ट में जो देख रहे हैं, ईपीआई रेशो। तो ईपीआई ऑफ प्रपोज्ड बिल्डिंग डिवाइडेड बाय ईपीआई ऑफ स्टैंडर्ड बिल्डिंग। अब मैं ये समझाता हूं कि पहले तो ईपीआई क्या है। ईपीआई है, आप कल घर जाइए, आप अपने घर के पिछले 3 साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल मंथ वाइज कलेक्ट करिए, उसमें यूनिट्स लिखे हुए, यूनिट कंज्यूम। जो यूनिट कंज्यूम वाली वैल्यू है उसको आप हर मंथ के लिए ऐड कर दीजिए, ऐसे हर साल का बनाइए। उसका एक चार्ट भी बनाइए, लीनियर चार्ट, लाइन डायग्राम, हर साल का मंथ वाइज, और उसको कंपेयर करिए सबसे पहले कि चार्ट में आपके घर का कंजम्पशन पैटर्न क्या है अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग। पहली चीज। दूसरी चीज, उसको जब आप सम अप कर लेंगे पूरे साल भर के लिए, तो आप अपने घर के बिल्ट अप एरिया से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वो ईपीआई कहलाएगी। आई विश कि मैं क्लियर हूं। साल भर के एनर्जी कंजम्पशन को लेना है और उसको अपने बिल्ट अप एरिया से डिवाइड करना है, जो कि स्क्वायर मीटर में होना चाहिए। अब जब आप ये कर लेते हैं तो आपका ईपीआई आ गया। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ईपीआई ऑफ प्रपोज बिल्डिंग और ईपीआई ऑफ स्टैंडर्ड बिल्डिंग। अब प्रपोज बिल्डिंग, वो बिल्डिंग तो बनी नहीं है, तो इसका एनर्जी कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट होगा, तो सॉफ्टवेयर के आधार। तो अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सॉफ्टवेयर के आधार पे होगा, तो फिर मैन्युअल मेथड कैसे होगी। तो देखिए, मैन्युअल मेथड के लिए जब आप जाते हैं तो उसकी अप्रोच अलग है, वहां पे एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है। फॉर एग्जांपल, यदि आप फ्रिज ले रहे हैं, फ्रिज आजकल आप सबको पता होगा उस पर स्टार रेटिंग आती है। अगर आपकी 3 स्टार रेटिंग है फ्रिज पे, तो आपको कोड कहेगा कि आपको 3 स्टार रेटेड फ्रिज लेना है या उससे बेटर लेना है। यानी आप 4 स्टार भी ले सकते हैं, 5 स्टार भी ले सकते हैं। तो आपको एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना पड़ेगा कि आपने क्या मटेरियल या क्या इक्विपमेंट लिया है, स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में वो बेटर है या इक्विवेलेंट है। बस ये मैनुअल मेथड में होगा। बट कंप्यूटराइज मेथड में आपको सॉफ्टवेयर की मदद से बिल्डिंग बनने के बाद कितना एनर्जी कंजम्पशन होगा ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो वो जब आ गया, उसको आप बिल्टअप एरिया से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ईपीआई ऑफ प्रपोज बिल्डिंग हो गया। और उसको डिवाइड करने के लिए जो आपके मैंडेटरी पैरामीटर्स हैं, अगेन उसी बिल्डिंग के लिए वो पैरामीटर्स फीड करके उसका एनुअल एनर्जी कंजम्पशन कैलकुलेट करिए और उसको डिवाइड कर दीजिए बिल्टअप एरिया से। तो आपके पास प्रपोज्ड और स्टैंडर्ड बिल्डिंग दोनों का ईपीआई आ गया और आप ये रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो रेशो है ये 1 या 1 से कम होना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब आप कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हैं, ये ध्यान रखना होगा। तो आई विश यहां तक की सारी चीज क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो आप नोट करके रख सकते हैं अपना क्वेश्चन। अब यहां से मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा क्योंकि आई थिंक 8:20 हो गई है। तो देखिए, जब हम बिल्डिंग डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी अलग प्रकार की साइट्स भी हो सकती है और बिल्डिंग की डिजाइन भी अलग हो सकती है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हम क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को कितने अच्छे से समझते हैं, वहां की वेदर कंडीशंस को कितने अच्छे से समझते हैं, और बिल्डिंग किस पर्पस से यूज होने वाली है, उसके ऑपरेशनल शेड्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं। ये सारी चीजें जब हमें क्लियर होगी, तब हम डिजाइन के लिए अपने पॉलिसी के पैरामीटर्स को एज अ इंग्रेडिएंट्स यूज कर पाएंगे और प्रॉपर इंटीग्रेशन रखते हुए सारे कंसल्टेंट, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट हो, मैकेनिकल हो, आर्किटेक्चरल हो, इंटीरियर हो, वगैरह वगैरह, उन सब के साथ सिंक्रोनाइज करके और हम बेटर से बेटर डिजाइन आउटकम ला सकते हैं। अब बिल्डिंग जब आप डिजाइन करते हैं तो उसका जो भी शेप है उसका एक एडवांटेज होगा। देखिए, यहाँ पे जो 1 नंबर पे आप देख रहे हैं कि सूर्यास्त हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रेडिएशन लाल कलर में एक पर्टिकुलर फेज पे बिल्डिंग के आपको देखने को मिलेगा, जबकि बाकी सारे फेज पे वही रेडिएशन कम हो जाएगा, जो कि ऑरेंज या येलो कलर में आप देख सकते हैं। 1A में आप देख रहे हैं कि अगर मेरे उस पर्टिकुलर एंगल पे कोई एडजेसेंट एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, किसी और की भी हो भले, तो उसके शेड का एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद मुझे एडवांटेज मिल रहा है, एटलीस्ट 3 फ्लोर पे मिल रहा है, देख पाएंगे आप। तो यानी ये है कि उस 4 बजे के बाद मेरे उस 3 फ्लोर पे डायरेक्ट रेडिएशन नहीं आएगा।
अब मान लीजिए ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है, तो हम वहां पे 1B में जो आप देख रहे हैं कि हम कोई ट्री प्लांट कर सकते हैं, है ना, लैंडस्केपिंग ऐसी रख सकते हैं कि वो एज अ ऑब्स्टेकल यूज हो। क्योंकि जो 3 या 4 बजे के, खासकर 4 बजे के बाद से लेके सूर्यास्त तक का जो रेडिएशन होता है सोलार का, वो सबसे ज्यादा हीट इमिट करता है। और उसी की वजह से कई बार आप घरों में भी देखते होंगे, या तो दोपहर के टाइम में अगर छत के पास का रूम है तो, और अगर कोई सूर्यास्त के फेसिंग में कोई कमरा है तो, ये दो जगह पे काफी हॉटस्पॉट्स डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो आर्किटेक्चरल शेप, उसका शेप का ओरिएंटेशन, और साथ में उसके एडजेसेंट यानी सराउंडिंग में जो भी मटेरियल है वो किस तरीके से इम्पैक्ट रखता है। तो बिल्डिंग एनवलप यानी ओरिएंटेशन इस कोड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप बिल्डिंग डिजाइन के लिए जाते हैं। ओके, अब सभी इंजीनियर हैं यहाँ पे, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिल्डिंग में छत से, बाहर की दीवार से, खिड़की से, और जब कोई पर्टिकुलर स्पेस ज्यादा कम गर्म रहता है तो उनके इंटरमीडिएट सरफेस से हीट ट्रांसफर होती है, जो कि इन 3 तरीकों से होती है ना। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास होता है यू वैल्यू, जिसको हम वॉट पर स्क्वायर मीटर डिग्री केल्विन में मेजर करते हैं। थोड़ा सा आपको रिकॉल करना पड़ सकता है अगर आप में से कोई इसको भूल गया है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा खासकर कंप्यूटर साइंस वालों ने, और अगर मैकेनिकल वाले होंगे तो उनको तो डेफिनेटली ये पता होगा। बट इसमें एक टर्म है सोलार हीट गेन कोएफिशिएंट। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है। टेक्निकली यदि मैं बात करूं, कोई ओपेक मटेरियल है तो उसमें हम यू फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल है उसमें हम एसएचजीसी कैलकुलेट करते हैं, सोलार हीट गेन, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांसपेरेंसी, यानी रेडिएशन को ट्रांसफर होने देना। तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी ट्रांसफर होगी। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एसएचजीसी एक टर्म है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट को वो ग्लास मटेरियल जो है वो पेनिट्रेट करने दे रहा है। यानी यदि 20% है तो केवल 20% पेनिट्रेशन होगा, अगर 80% है तो 80% पेनिट्रेट होगा, है ना। लेकिन अब ग्लास भी अपने आप में एक मटेरियल है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी हीट ट्रांसफर होगा। तो वहां पे अगेन ग्लास के लिए यू फैक्टर रोल प्ले करेगा। यानी अगर हम ग्लास की बात करें तो 1 2 3 विजिबिलिटी के लिए विजिबल लाइट ट्रांसमिटेंस, तो ये तीनों काम आएंगे। और अगर हम ओपेक मटेरियल की बात करते हैं जैसे कि एक्सटर्नल वॉल, तो केवल यू फैक्टर काम आएगा। आई विश ये क्लियर है। अब खिड़की के लिए एक और चीज होती है छज्जे, जो आप पुराने घरों में भी देखें या आपके घरों में भी होंगे कि छज्जों से हम ये मान के चलते हैं कि बारिश का पानी अंदर नहीं आए। जबकि छज्जे इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं वो गर्मी में अंदर ना आए और ठंड में अंदर आने लगे। जी हाँ, ये पॉसिबल है। अगर आपको ज्योमेट्री पता है कि सूरज कहाँ से उगेगा, कहाँ जाएगा, उसकी डायरेक्शंस क्या है उस सीजन में, जिसको हम कह सकते हैं कि गणना करना अपनी ऋतुओं के हिसाब से सूर्य के पोजीशन का, तो वो जब आप कर लेते हैं तो आपके पास एंगल आ जाता है। और उस एंगल के बाद आप कहीं ना कहीं ज्योमेट्री के माध्यम से अपने शेडिंग डिवाइस कैलकुलेट कर सकते हैं समर और विंटर के अकॉर्डिंग। ओके, अब जब इस कोड को आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स में आपको जैसे ये कोड कहता है कि जो भी फेनिस्ट्रेशन यानी ग्लास एरिया है उसका यू फैक्टर इतना होना चाहिए, एसएचजीसी मिनिमम इतना होना चाहिए, वीएलटी इतना होना चाहिए। अब मैं केवल एक बार ये समझा रहा हूँ, बाकी सेक्शंस में ये मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब कहने का मतलब ये है कि अगर कोड आपको कहता है कि आपका एसएचजीसी 40% होना चाहिए, यानी आपको ग्लास का मटेरियल ऐसा सिलेक्ट करना है कि उसका जो रेडिएशन ट्रांसफर करने का जो क्वालिटी है वो केवल इतनी है कि वो 40% ही करने दे, बाकी सारी रिफ्लेक्ट कर दे, है ना। यानी अब आप मैन्युअली कैलकुलेट कर रहे हैं और आपको कोड कहता है कि एसएचजीसी 40% होना चाहिए, तो आप जो भी ग्लास पिक कर रहे हैं वो या तो 30%, 35%, यानी उससे बेटर, जितना कम होगा उतना अच्छा रेडिएशन अंदर। तो जितना बेटर आप मटेरियल पिक करेंगे आप उसको दिखा सकते हैं कि हाँ आपने 40% कहा है, हमने ये किया है, ठीक है।
अब कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज्म में क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर में ये पैरामीटर डालेंगे प्रपोज्ड केस के लिए और स्टैंडर्ड केस के लिए। प्रपोज्ड केस में वो रहेगा जो आप खरीद रहे हैं, स्टैंडर्ड केस में जो कोड में दिया है, और आप दोनों को अलग अलग एग्जीक्यूट करेंगे, और जब आपके पास एंड रिजल्ट एनर्जी कंजम्पशन के फॉर्म में आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ईपीआई मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। सिमिलरली ओपेक कंस्ट्रक्शन के लिए आपको यू फैक्टर देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे डे लाइटिंग, कि आप जो बिल्डिंग का शेप दे रहे हैं उसमें जो विंडो की लोकेशन और साइजिंग दी है, क्या उससे डे लाइट अचीव हो रही है। अब डे लाइट का मतलब ये नहीं है कि मैंने इतनी बड़ी खिड़की दे दी कि मुझे आंखों में चमक आ रही है वहां पे काम करते हुए। यानी विंडो साइजिंग ऑप्टिमम होना चाहिए, उसकी लोकेशन ऑप्टिमम होना चाहिए, ताकि हमें जो डे लाइट मिले वो वर्किंग प्लेन पे ऐसा मिले जो कि यूजेबल हो, है ना। उससे हमें उल्टा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट या पैरामीटर्स आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में देखने को मिलेंगे। वहीं पे प्रिस्क्रिप्टिव रिक्वायरमेंट्स में भी आपको अलग अलग हेड में देखने को मिलेंगे, बट ये ऑप्शनल होंगे। अगर आप उसको अचीव करते हैं तो आप और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं या बेटर लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। आई विश ये स्लाइड क्लियर है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। ओरिएंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैंने क्लियर किया है कि आपके आसपास की सराउंडिंग में किस तरह से ऑब्स्टेकल्स रोल प्ले करते हैं जिससे कि हीट पेनिट्रेशन कम हो, जो कि बिल्डिंग एनवेलप का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें से पहला है ओरिएंटेशन। सेकंड, हीट ट्रांसफर रेट की मदद से आपको क्या पैरामीटर लेके चलना है और किस किस कंपोनेंट से बिल्डिंग के हीट ट्रांसफर हो सकती है। तो मटेरियल हम कैसे सिलेक्ट करें जिसमें सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी हो कि वो हीट को रेजिस्ट करे अंदर आने के लिए, ये ऑलरेडी आप सब पढ़ चुके हैं, ये भी मैं समझ के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप इस पॉलिसी को पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मैंडेटरी और प्रिस्क्रिप्टिव रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है। मैंडेटरी को आपको फुलफिल करना जरूरी है, प्रिस्क्रिप्टिव आपके लिए ऑप्शनल है। प्लस जैसा मैंने आपसे कहा कि एडिशनल परफॉर्मेंस अगर आपको करनी है तो उसे यहाँ पे ईसीबीसी प्लस कहा गया है या सुपर ईसीबीसी कहा गया है। और जो ग्रे कलर में आप कॉलम देख रहे हैं वो है केवल मिनिमम कंप्लायंस यानी ईसीबीसी कंप्लायंसेस के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल ये जो डाला है ये डे लाइट एरिया को लेके, यदि आपका फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस या एजुकेशनल बिल्डिंग है तो उसमें 40% ऑफ कारपेट एरिया, यानी आपके अगर क्लासरूम 10 है, जो हर एक क्लासरूम 100 मीटर का है, तो 1000 स्क्वायर मीटर हो गए, यानी एटलीस्ट 400 स्क्वायर मीटर पे डे लाइट अचीव होनी चाहिए, यूजेबल डे लाइट, है ना, जिसको यूडीआई कहा जाता है, यूनिफॉर्म डे लाइट इल्यूमिनेंस। ओके। सिमिलरली होटल और हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए यानी हॉस्पिटल के लिए 30% है। इस तरह से अगर आप और बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं या करते हैं तो आप सुपर ईसीबीसी या ईसीबीसी प्लस के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको टेबल एग्जैक्टली ऐसा नहीं, आपको ईसीबीसी का, ईसीबीसी प्लस का, सुपर ईसीबीसी का अलग मिलेगा। ये मैंने प्रेजेंटेशन के लिए बनाया है। तो अलग अलग बिल्डिंग टाइपोलॉजी के लिए आपको ये देखने को मिलेगा पॉलिसी में जब भी आप इसको पढ़ना चाहेंगे। अब अगला सेगमेंट है कंफर्ट सिस्टम। तो कंफर्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले एसी बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, नेचुरल वेंटिलेशन, मैकेनिकल सिस्टम और मिक्स मोड, यानी नेचुरल वेंटिलेशन और मैकेनिकल सिस्टम का कॉम्बिनेशन, जो कि अक्सर हम घरों में देखते हैं, पंखा और खिड़की। मैकेनिकल सिस्टम का यहाँ पे मतलब है एयर कंडीशनिंग सिस्टम, यदि हम लगाते हैं तो कूलिंग के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी समझने वाली बात यह है कि जब आप किसी बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं तो वहां पे कितने लोग आएंगे, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है वो आपको नहीं पता होगी, कि कौन की अपनी मतलब किसकी बॉडी कितनी हीट डिसिपेट कर रही है। सिमिलरली वहां पे किस तरह के इक्विपमेंट यूज होंगे ये भी आपको नहीं पता। वो जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है या आपका प्रोजेक्टर है या कोई टीवी स्क्रीन है, ये कितनी हीट इजेक्ट डिसिपेट करेगी, कौन किस तरह का कपड़ा पहनेगा ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये तीन कंस्ट्रेंट्स तो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो कि आप राइट साइड में बॉक्स में देख सकते हैं। तो थर्मल कंफर्ट के लिए आपके पास कंट्रोल में है जो पैरामीटर, वो वेरिएबल्स वाले बॉक्स में है।
ह्यूमिडिटी, एयर स्पीड, रेडिएंट टेम्परेचर और एयर टेम्परेचर। मैकेनिकली इसको अचीव करना तो बहुत इजी है। मैन्युअली कैसे होगा, सवाल ये है। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि पुराने घर, आपके किसी पैतृक घर में जो खिड़की होगी, आजकल तो स्लाइडर वाली होती है, वहां पे पल्ले वाली खिड़की होती है, हिंज सपोर्ट, पाइवटेड विंडो होती है। कई बार अगर आपने उस चीज को ऑब्जर्व किया हो, जब हवा चलती है तो हम एक पल्ला बंद रखते हैं, एक ओपन करते हैं, तो वो डिफ्लेक्ट होके अंदर आती है, जो एयर है बाहर की। और कहीं ना कहीं रूम का एयर सर्कुलेशन उसकी वजह से बेटर होता है। अब जब एयर सर्कुलेशन होगा तो ये तीन पैरामीटर आपस में इंटरलिंक है, तो उससे ह्यूमिडिटी में वेरिएशन देखने को मिलेगा, अल्टीमेटली एयर टेम्परेचर में देखने को मिलेगा। रेडिएंट टेम्परेचर ऑब्वियस है, बाहर जो मटेरियल हमने यूज किया है वो कितनी रेडिएशन के फॉर्म में हीट को इमिट कर रहा है, उस पे भी असर पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये चारों पैरामीटर एक दूसरे से जुड़े हैं। आप किसी एक पैरामीटर पे काम करिए, आपको दूसरे दो तीन पैरामीटर अपने आप फ्लक्चुएट होते दिखेंगे। मैन्युअली शायद ये कैलकुलेट करना आसान ना हो सबके लिए, बट SP41 या जिसे हम IS कोड, नंबर मुझे ध्यान नहीं है, SP41 नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो जब आप उस IS कोड को पढ़ेंगे, उसमें पूरी प्रक्रिया मैन्युअल कैलकुलेशन की दी हुई है। आप उसके माध्यम से भी नेचुरल वेंटिलेशन मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। TSI करके एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपको नेशनल बिल्डिंग कोड में भी देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल समर इंडेक्स। ओके। कभी भी ये ध्यान रखना है कि जब हम नेचुरल वेंटिलेशन की बात करते हैं तो एडेप्टिव कंफर्ट स्केल होती है। जनरली क्या होता है, अगर आपने एयर कंडीशनिंग लगाया है तो हम थर्मोमीटर कह सकते हैं, हाइग्रोमीटर कह सकते हैं, वो लगा के हम टेम्परेचर देख सकते हैं, वेट बल्ब ड्राई बल्ब कितना है तो एयर टेम्परेचर रूम में ऑन एन एवरेज कितना होगा। तो अगर AC को आपने 18 पे सेट किया और 18 डिग्री है, मतलब अचीव हो गया। वहीं पे जब आप नेचुरल वेंटिलेशन की बात करते हैं तो इस तरीके से नहीं होता है। अब एडेप्टिव कंफर्ट स्केल कैसे काम करती है ये बताता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। आप रोड से बाइक पे जा रहे हैं समर में 12 बजे, एक चौराहा आया है, वहां पे रेड सिग्नल की वजह से आप खड़े हैं, आसपास कोई शेड नहीं है, कोई झाड़ नहीं, किसी भी प्रकार का आपके ऊपर कोई शेड नहीं है, आपको काफी गर्मी लगेगी। आपने उस स्क्वायर को क्रॉस किया, आप अगले स्क्वायर पे गए, वहां पे अगेन आपको रेड सिग्नल मिला, लेकिन वहां पे पेड़ है, आपने पेड़ की छांव में रोक दी गाड़ी। टेम्परेचर वही है, दिन वही है, समय भी वही है, बट आपको कहीं ना कहीं कंफर्टेबल महसूस होता है ना। तो जब बाहर के टेम्परेचर से कंपैरेटिवली हम अपने आसपास का सराउंडिंग टेम्परेचर को किसी तरह से कम कर देते हैं बाय 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, तो हमें कंफर्टेबल महसूस होता है। ये हमारी बायोलॉजिकल चीज है। तो इसी स्केल को एडेप्टिव कंफर्ट स्केल कहा गया है, और ये भी आपको नेशनल बिल्डिंग कोड में देखने को मिलेगी अगर आप इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहें। तो जब भी नेचुरल वेंटिलेटेड बिल्डिंग आप किसी आर्किटेक्ट से डिजाइन करें, तो अब आप उससे प्रूफ ले सकते हैं कि आपने भाई जो विंडो दी है, जो ओपनिंग्स दी है, क्या वो वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगी प्रॉपर। उस कैलकुलेशन के माध्यम से आप उनसे एविडेंस मांग सकते हैं कि हाँ आपकी डिजाइन सही है या नहीं, और नहीं तो आप खुद भी चाहें तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ओके। टाइम सर मुझे थोड़ा बता देंगे सर, मेरे पास समय कितना है प्लीज। Sir, we can continue up to 9 p.m. ओके, ओके, थैंक यू सर। Please give some time for question answer also. श्योर, श्योर, श्योर। अब देखिए, एयर कंडीशनिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मेरे साथ चलिए। देखिए, एक है कूलिंग टावर के साथ, एक है जो एयर कूल्ड होता है, जो आप स्प्लिट AC में आउटडोर यूनिट देखते हैं। कूलिंग टावर आपने अक्सर शॉपिंग मॉल वगैरह में देखा होगा, एक बड़ा सा ऐसा पानी के झरने जैसा गिरता है, और वहां पे कहीं ना कहीं जो एयर कूलिंग का पानी है उसको कंडेंस करने के लिए वो होता है। बट अब इन सब में जरूरी है फ्रेश एयर। अब आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, काफी सारी फैकल्टीज या कॉलेजेस में, स्कूल्स में मैंने देखा है कि स्प्लिट AC तो इंस्टॉल किया जाता है फैकल्टी रूम में या प्रिंसिपल रूम में, लेकिन वहां एक भी विंडो नहीं होती है।
अब स्कूल में फिर भी इतनी दिक्कत नहीं है तब तक जब तक वो फैकल्टी या प्रिंसिपल उस एसी रूम से निकल के अपनी गाड़ी में एसी यूज नहीं करता या अपने घर जाके कंटिन्यूअस एसी के कमरे में नहीं बैठता। अगर ये टाइपोलॉजी जो मैं कह रहा हूँ यही फॉलो हो रही है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। उसका रीजन ये है कि एयर स्प्लिट एसीज में फ्रेश एयर का प्रोविजन नहीं होता, यानी आप ये मान लीजिए कि आपकी बॉडी को फ्रेश एयर मिल ही नहीं रहा है। वहीं पे जब हम इस कोड की बात करते हैं, कोड की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट निकल के आती है कि आप किसी भी सिस्टम को लगाइए, आपको फ्रेश एयर का प्रोविजन देना है। अब स्प्लिट एसी के केस में कैसे देंगे, तो आपको वहां पे ओपनेबल विंडो एरिया देना पड़ेगा जिसका रैशनल कोड में दिया है कि आपका उस रूम का जो कारपेट एरिया होगा और जो विंडो का ओपनेबल एरिया होगा उसका परसेंटेज दिया है, वो परसेंटेज मीट होना चाहिए या उससे बेटर होना चाहिए। अगर वो हो जाता है तो आप मीट कर रहे हैं। अब विंडो तो दे दी, अब उसमें ये भी है कि इसको कब ओपन करना है कब नहीं ये भी उसमें दिया हुआ है। तो एज अ यूजर आपको पता है कि आपके पास विंडो है ऑप्शन में और आपको वो ओपन करना है। कई जगह पे विंडो भी नहीं होती है ना। तो इस तरह की को पॉलिसी में आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स देखने को मिलेगी जो हम अभी तक अपनी प्रैक्टिस में मिस करते जा रहे हैं। ओके, सेकंड जो आप सबको पता होगा, इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होना चाहिए जो आजकल बाय डिफॉल्ट होता है। तीसरा, यहाँ पे जो आप आदमी देख रहे हैं वहां का जो टेम्परेचर है वो BEE ने सेट किया है कि 24 या उससे ज्यादा ही होना चाहिए सेट पॉइंट टेम्परेचर। तो आज आने वाले एसीज में अब वो बाय डिफॉल्ट वही टेम्परेचर देखने को मिलेगा। अब हम ज्यादा कम नहीं कर पाएंगे, बट अभी के लिए हमें 24 या 26 के आसपास टेम्परेचर रखना चाहिए, उससे ज्यादा नीचे लेके टेम्परेचर को नहीं जाना चाहिए। अब जब आप इस तरह के सिस्टम को लेके जाते हैं तो मैनुअल कैलकुलेशन तो हो जाएगा, लेकिन जब आप मिक्स मोड में जाते हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाता है इस चीज को कंप्लाई करना। तो यहाँ पे आपको सिमुलेशन टेक्निक की जरूरत पड़ती है जिसमें जो नेचुरल वेंटिलेशन या पैसिव कूलिंग की जो टेक्निक्स होती है वो आप इंटीग्रेट करना अगर चाह रहे हैं तो आपको डेफिनेटली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस को यूज करते आना चाहिए। तो किसी भी मैकेनिकल सिस्टम के साथ आप उसको सिंक करके अपनी कैलकुलेशंस एनर्जी कंजम्पशन की टर्म्स में और बाकी सारे पॉलिसी की रिक्वायरमेंट की टर्म्स में आप देख पाएंगे, है ना। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है और कुछ प्रिस्क्रिप्टिव रिक्वायरमेंट्स होती है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये और काफी बेटर होगा। अब यहाँ पे केवल एक पॉइंट पे मैं आपका फोकस लाना चाहूंगा कि जब भी आप किसी भी सिस्टम में देखें तो यहाँ से हॉट मीडियम जा रहा है, यहाँ से कूलर मीडियम आ रहा है। तो जब भी कोई हीट ट्रांसफर होती है तो उसमें से लॉसेस ना हो उसके लिए इंसुलेट करना होता है। तो यहाँ पे इंसुलेशन आपको कहीं ना कहीं डक्टवर्क या वाटर साइड में आपको करना मैंडेटरी हो गया, और जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं उस पर्टिकुलर क्वालिटी का आपको इंसुलेशन इंस्टॉल करना होगा। ओके, और इस तरह के आपको टेबल देखने को मिलेंगे टनेज के हिसाब से, जो भी आपकी कैपेसिटी होगी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर्टिकुलर सिस्टम की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना होगा जब भी आप खरीदेंगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, या मिनिमम 3 स्टार रेटेड BEE के रिक्वायरमेंट को आपको फुलफिल करना होगा। अब मैं लाइटिंग पे आता हूँ। लाइटिंग का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपका जो वर्क प्लेन है वहां पे आपको डिजायर्ड लक्स मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वहां पे जो लाइटिंग का वॉटेज है वो कम से कम होना चाहिए। तो इसको मेजर करने के लिए जो आपका वर्क प्लेन एरिया है, मान लेते हैं 100 स्क्वायर मीटर है, और आपकी जो लाइटिंग है वो वहां पे आप 1 किलोवाट अगर डाल रहे हैं तो वो सफिशियंट है या नहीं कोड के हिसाब से आपको ये चेक करनी है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो कोड में आपको वॉट पर स्क्वायर मीटर में दिया गया है कि इतने वॉट पर स्क्वायर मीटर ही आप लाइटिंग इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 वॉट पर स्क्वायर मीटर, है ना। तो अब अगर आपका 100 स्क्वायर मीटर का वर्क प्लेन है किसी स्पेस में तो वहां पे आप 1000 वॉट से ज्यादा की लाइट नहीं इंस्टॉल कर सकते। जितने कम में आप अपना काम कर पाएंगे उतना बेटर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइट ही ना लगाऊं या एक लाइट लगाऊं, नहीं।
साइमल्टेनियसली आपको वहां पे जो लक्स लेवल है वो अचीव हो रहे हैं या नहीं एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड, ये ध्यान रखना है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वर्क। अगर वो कॉन्फ्रेंस रूम है, अगर आपका कैबिन है या कोई और वर्क प्लेन है, उसके अकॉर्डिंग जो लक्स लेवल दिए हैं वो आपको मेंटेन करना है और उसके साथ आपको एफिशिएंसी अचीव करनी है। तो आई विश ये पॉइंट मेरा बहुत क्लियर है। वॉट पर स्क्वायर मीटर में आपको लाइटिंग इंस्टॉल करनी है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी एक टास्क हो सकता है कि आप स्कूल में उनसे करवाएं और इन चीजों को आप कैलकुलेट करवाएं मैन्युअली। अब यहाँ पे जनरली ये होता है कि हम कई बार लाइटें चालू रख के छोड़ जाते हैं और स्विच ऑफ नहीं करते, तो यहाँ पे लाइटिंग कंट्रोल्स जो है वो मैंडेटरी कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर 10 वॉट का बल्ब लगा है तो वहां लाइटिंग कंट्रोल लगाना है, नहीं। अगेन रैशनली इसको रखा है बेस्ड ऑन एरिया। तो पर्टिकुलर एरिया से ज्यादा का अगर कोई स्पेस है तो वहां पे आपको सेंसर इंस्टॉल करना होगा। तो बहुत सेंसिबली इस कोड को डेवलप किया है और एमपी ने डेफिनेटली इसको एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है। 2021 से ये मैंडेटरी हो चुका है सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए। एमपी में अब जो भी कमर्शियल बिल्डिंग 1 नवंबर 2021 मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के बाद बन रही है, उन सब के लिए ये अनिवार्य है कि इस पॉलिसी को कंप्लाई करें। ओके, तो ये आपको वॉट वॉट पर स्क्वायर मीटर लाइटिंग पावर डेंसिटी, इन शॉर्ट एलपीडी, अलग अलग बिल्डिंग के लिए इस तरह के टेबल आपको देखने को मिलेंगे और आप उसमें से जिस भी बिल्डिंग के लिए या स्पेस के लिए काम कर रहे हैं उस स्पेस के लिए आप पिक कर सकते हैं और उससे बेटर परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। अगला है इलेक्ट्रिकल साइड में काफी सारी चीजें होती है, ट्रांसफार्मर है, पावर फैक्टर करेक्शन है। बट मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहूंगा कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने आपको देखा, कहा ठीक है आपको इतने डिग्री बुखार है, वो डॉक्टर सही है या जिसने आपको थर्मोमीटर से चेक किया वो डॉक्टर सही है और कहा कि आपको इतने डिग्री? तो कहने का मतलब यहाँ पे मेरा ये एग्जांपल का ये है कि अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में या अपने घर में या अपनी बिल्डिंग्स में मीटर्स ही इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पर्टिकुलर कंपोनेंट, यानी देखिए एक तो मेन मीटर तो डिस्कॉम लगा के जाता है, वो तो इसलिए कि बिल कलेक्ट करना है, उनका काम हो गया, उनकी जो जरूरत है। अब आपकी जरूरत क्या है कि मैं अपना बिजली का बिल कैसे कम करूं? तो बिजली का बिल यदि आपको कम करना है तो सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपका लाइटिंग लोड कितना है और उसका कंजम्पशन पैटर्न क्या है, आपका एचवीएसी लोड कितना है, उसका कंजम्पशन पैटर्न क्या है। अब अगर मैं लाइटिंग की भी बात करता हूँ तो इंटरनल लाइटिंग है ना, जो बिल्डिंग के अंदर है, उनका लोड कितना है और कंजम्पशन पैटर्न क्या है। सिमिलरली अगर एक्सटर्नल लाइटिंग है तो उनका कंजम्पशन पैटर्न क्या है, कितने बजे चालू हो रही है, कितने बजे बंद कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से बहुत से मिसिंग फैक्टर्स हैं, वो ये पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। और इलेक्ट्रिकल साइड में काफी सारी जो ऐसी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप भी कल कॉलेज जाएंगे या अपने ऑफिस जाएंगे तो आप एक बार देखिएगा क्या आपके बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल लेआउट का कोई प्लान है क्या। अब मान लीजिए कि नहीं है, तो मुझे एक बात बताइए कि कल को कोई दिक्कत आती है तो आप किस आधार पे उसको रिपेयर करेंगे या कहाँ फॉल्ट आ रहा है आपको कैसे पता चलेगा। और अगर मीटर इंस्टॉल होगा तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा यहाँ का कंजम्पशन पैटर्न तो ये था, ये अचानक चेंज कैसे हो रहा है, मतलब कहीं कोई दिक्कत है पहली बार। और अगर आपके पास वहाँ की ड्राइंग है तो आपको पता चलेगा कि मेरी वायरिंग इस तरीके से जा रही है, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर है, यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे मास्टर स्विच है, ये वायरिंग यहाँ पे ओवरलैप हो रही है। तो कहने का मतलब आप स्पॉट ऑफ इन्फेक्शन या स्पॉट ऑफ माल फंक्शन इन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं बहुत इजी वे में कुछ चीजों को लेके। हाँ, कुछ चीजों में मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है जहाँ पे आपको क्लैंप मीटर वगैरह वगैरह लगते हैं डेफिनेटली। बट एटलीस्ट एक एक कदम आगे तो आप बढ़ेंगे अपने डायग्नोसिस की तरफ। तो मेंटेनेंस करना इजी हो जाता है, काफी सारी चीजें हैं।
तो ये दो है, बाकी सारी चीजें तो स्टार रेटिंग और इस तरह की है। पावर फैक्टर आजकल तो सभी जानते हैं क्योंकि इस पे काफी एडवर्टाइजमेंट भी हुई है। तो इस तरीके से आपको मीटरिंग एंड मॉनिटरिंग की या डीजल जनरेटर सेट्स की गाइडलाइन मिलेगी। ये टेबल मैंने कहीं ना कहीं क्रिस्प किया है प्रेजेंटेशन के लिए, बट कुछ इस तरीके से ही आपको पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे। अब ये जो हम बात कर रहे थे ये तो बिल्डिंग लेवल पे हुई, और हम क्लाइमेट रेजिलियंस की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो पिक्चर है जो आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि हम ऐसी कोई चीजें प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो ये पहला इमेज। और यदि हम लोग मिल के अपने अपने आसपास सुधार करें थोड़ा थोड़ा, तो कुछ इस तरह से भविष्य देखने को मिल सकता है। बहुत छोटे छोटे मेजर्स लेने हैं, जैसे छत पे हीट रिफ्लेक्टिव पेंट लगाया या सोलर पैनल लगा दिया, जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट हमारे छत के ऊपर ना गिरे, है ना। सोलर पैनल से आपको बिजली तो मिलेगी, बट ऊपर के रूम भी ठंडे रहेंगे। आप रूफ गार्डनिंग के लिए जा सकते हैं, जहां पे आपने पूरा सीमेंटेड करके रखा है। इवन कार्स के लिए ड्राईवे में भी अगर आप चाहें तो आप इस तरह के ग्रास परमेबल पेवर्स दे सकते हैं, जिससे कि पानी बारिश का नीचे उतरे और जो एक्विफियर्स है आपके एरिया में वो रिचार्ज हो, पानी बह के कहीं और ना चला जाए, है ना। ट्रीज प्लांटेशन, पार्किंग के लिए हम जनरली शेड्स देते हैं, क्यों ना हम ट्री इस तरीके से प्लांट करें कि वो बिल्डिंग के साथ साथ हमारी कार्स को भी पार्क करने में मदद मिले। तो कंक्रीट का यूज बहुत सेंसिबली करें भविष्य के कंस्ट्रक्शंस में, या मटेरियल्स इस तरीके से यूज करें जो इको फ्रेंडली हो। ये छोटे छोटे मेजर्स आप देखिए, आप सिविल डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं, आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं, या किसी और डिपार्टमेंट से। जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं और मैं ये सब जो चीजें बता रहा हूं ना, तो जब तक सारे महाअनुभव या विशेषज्ञ साथ में नहीं बैठ के डिसीजन लेंगे, एक डिसीजन पे नहीं आएंगे, फोकल पॉइंट पे नहीं आएंगे, तब तक ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं होगी, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब ये सारी चीजें आपने इम्प्लीमेंट कर दी, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या रोल है? आज के समय में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो टूल डेवलप कर रहा है, अगर उसको ये कॉन्सेप्ट का आइडिया ही नहीं है, तो वो एआई हो गया या भविष्य में कोई और चीज से कैसे सिंक करेगा अपने आप को कि मार्केट डिमांड क्या है और मुझे किस तरह से चीजों को डेवलप करते जाना है आगे के लिए। हो सकता है अलग फील्ड के लिए अलग रिक्वायरमेंट हो, डेटा सेंटर्स के लिए भी कहीं ना कहीं ये जो मैं बातें कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कल को आपको डेटा सेंटर मेंटेन करने या उसको इंचार्ज कर लेने का मौका मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे एक वैल्यूएबल प्लेयर बन सकता हूँ या एम्प्लॉय बन सकता हूँ अपनी कंपनी के लिए। तो आप विचार करिए, ये जो कोड है ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इनफैक्ट आप मध्य प्रदेश एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड सर्च करेंगे तो भी आपको इसका पीडीएफ डॉक्यूमेंट ऊर्जा विकास निगम की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब एज अ होलिस्टिक अप्रोच, आज मैंने आपसे बात की, मुझे नहीं पता आपको मेरा प्रेजेंटेशन कितना यूजफुल रहा, पसंद आया नहीं आया, बट इसमें से अगर एक चीज भी आप प्रैक्टिस में लाए आने वाले 3 से 6 महीने में, तो आप सोचिए, अभी हम करीब करीब 200 लोग हैं इस सेशन में, हर किसी का कंट्रीब्यूशन कुछ तो फर्क लाएगा। और जब ये चीज प्रोपोगेट होगी नेशनल लेवल पे, तो जो हमारा एक टारगेट है 2047 का, वो हम बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है, पहली बार हम कोई भी चीज करते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगता है, और इतने कम समय में मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता था, तो मैंने मेरी पूरी कोशिश की है। और ये एक ओवरव्यू है कि जनरली 23% अगर आप एंड यूजर्स जो एक बिल्डिंग में होते हैं, किसी भी एयर कंडीशनिंग, लाइटिंग और अदर लोड्स अगर आप ले, तो उनका रैशनली ये वेटेज होता है। और राइट साइड में जब आप इस तरह के चीजें इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको 20-30% तक, या कई बार 35%, 40% तक भी एनर्जी सेविंग्स देखने को मिल सकती है। ये कुछ एग्जाम्पल है जो हमने किए हैं, ये मैं, हालांकि टाइम, हाँ, बस मुझे 2-3 मिनट और लगेंगे। ये स्कूल बिल्डिंग है सुजालपुर में जो हमने की थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट लेवल हमने डिजाइन किया।
क्लाइंट ने हालांकि लाइटिंग उस तरह से इंस्टॉल नहीं की, बट डे टाइम में उनको कहीं भी लाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ी है। अगर आप इस स्कूल को ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे, तो ये पूरी स्कूल बटरफ्लाई शेप में है और हर एक क्लासरूम हेक्सागोनल शेप में है। तो एडवांटेज हेक्सागोनल शेप का ये भी हो रहा है कि जो बच्चों को एक दिक्कत होती है कॉर्नर में बैठ के बोर्ड के विजिबिलिटी की, वो भी हमने सॉर्ट की। और पीछे बैठ के कई बार आवाज सुनाई नहीं देती है या बोर्ड भी कई बार विजिबल नहीं होता, वो सारी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की है। लेकिन उससे ऊपर ये एक नेचुरल वेंटिलेटेड बिल्डिंग है, जनरली स्कूल्स या कॉलेजेस होती भी है। तो यहाँ पे बिल्डिंग बनने के पहले आप देख सकते हैं कि उस बिल्डिंग में एयर फ्लो क्या रहेगा, ये हमने बिल्डिंग बनने के पहले कैलकुलेट किया है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस रूम में यदि आप खड़े हो जाएं तो आपको पंखे तक की जरूरत नहीं पड़ी। ये मतलब दोपहर के समय पीक समर का ये फोटो है और आप देख सकते हैं पंखा बंद है। तो मैं केवल एक आइडिया दे रहा हूँ। और जो भी कुछ मैंने आपको बताया है 1 2 3 लेफ्ट साइड से अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इस तरह के कुछ एनालिसिस होते हैं जो बिल्डिंग बनने के पहले होते हैं। और आप इजीली समझ सकते हैं कि आपको, जैसे फोर्थ में आप देखिए कि छज्जे का डेप्थ कितना होना चाहिए, वो आपको समझ में आ सकता है आपके उस पर्टिकुलर फेस के ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग। सिमिलरली अगर मैं लाइटिंग की बात करूं एकदम बॉटम राइट कॉर्नर में, तो ये एक मीटिंग रूम है, वहां पे कितना मुझे लाइट से लक्स लेवल मिल रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये सारी डुएबल है, ऐसा नहीं है डुएबल नहीं है। आपको एक बार इसको गो थ्रू करना पड़ेगा। सैंपल के रूप में आप अपनी ही बिल्डिंग जहाँ पे आप काम कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, आप वही बिल्डिंग लेके और इसको शुरू कर सकते हैं। ये इमेज जो टॉप राइट कॉर्नर में आप देख रहे हैं कि शेडिंग डिवाइस हमने इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि डायरेक्ट रेडिएशन पेनिट्रेट ही नहीं कर रहे हैं समर में, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। इसका अगर आपको एग्जांपल देखना हो तो आप इंदौर में ही अतुल्य आईटी पार्क के कैंपस में जाके देख सकते हैं। वहां पे आपको डेफिनेटली जो मैंने बातें कही है वो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, डे लाइट और शेडिंग डिवाइसेस को लेके। ये मेरी तरफ से छोटा सा प्रेजेंटेशन था, उम्मीद है आप सबको ये अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज बताएं, मैं कोशिश करूंगा मैं उसका जवाब दे सकूं। थैंक यू सो मच। Yes, Patil sir, you can unmute yourself. Sir, good evening. Myself Kishore Patil, HOD Civil Engineering Department. जी गुड इवनिंग सर सर। हाँ सर, आपने बिल्डिंग डिजाइन में बताया कि जैसे लोड कैलकुलेशन करना है अपने को, तो जी आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं ये, तो उसमें कोई सॉफ्टवेयर्स वगैरह आते हैं क्या? जी सर, उसमें एक डायलक्स नाम से आता है लाइटिंग कैलकुलेशंस के लिए, मतलब लाइटिंग एनालिसिस के लिए। डिजाइन बिल्डर नाम से आता है एनर्जी, सीएफडी और थर्मल कंफर्ट को लेके एनालिसिस करने के लिए। एक फ्रीवेयर है, हालांकि उसके अपडेट्स बंद हो चुके हैं, ई क्वेस्ट नाम से आता है। तो उसमें एनर्जी कंजम्पशन से रिलेटेड हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं सर। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आपको लगे तो सर मैं लिस्ट राजेश सर को शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। आपका प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दीजिए। जी सर, वो भेज दिया है सर मैंने ऑलरेडी। मेरा ये एक क्वेश्चन ये था कि एमपी गवर्नमेंट ने ये ईसीबीसी ही यूज कर रहे हैं क्या, बाकी जो दूसरे हैं ग्रिड गृहा वगैरह है, मीन्स उनके जो नॉर्म्स है किसको कंप्लायंस? सर देखिए, गृहा, आईजीबीसी, ये सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, इसको यूज चाहें तो कर सकते हैं, ये एक ऑप्शनल है। पर जो ईसीबीसी है ये गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है, ये एक नियम बन चुका है ना, तो इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते अब कोई भी। नहीं तो गवर्नमेंट ने जैसे एनबीसी, अपन एक नेशनल लेवल पे एनबीसी कोड के रेगुलेशन फॉलो करते हैं,
ऐसे ही एनर्जी इफिशियंसी के लिए कोई कॉमन कोड फॉलो करना है? नहीं सर, नेशनल बिल्डिंग कोड जो है वो एक रिफरल डॉक्यूमेंट है, वो वॉलंटरीली हमें यूज करना है, वो मैंडेटरी नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल, यदि एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल या एज अ प्राइवेट स्टेक होल्डर यदि मुझे कोई पैरामीटर लेना है इंडिया की किसी भी चीज की कैलकुलेशन के लिए, तो मुझे रेफरेंस डॉक्यूमेंट मेरे पास नेशनल बिल्डिंग कोड है। बट नेशनल बिल्डिंग कोड मैंडेटरी नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो मैं आपसे कह रहा हूं ये मैंडेटरी है, इसका गजट नोटिफिकेशन हुआ है स्टेट लेवल पे। तो यही ईसीबीसी यूज करना है क्या? जी 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 सर, इसको ओके, थैंक एमपी के लिए नाम दिया गया है एमपी ईसीबीसी, हर स्टेट का अपना अपना नाम है। यू। ठीक है, थैंक यू सर। और कोई क्वेरी मेरे लिए? Any more question? You can unmute and ask your question. No more question. So, sir, thank you very much for giving a new dimension to this whole FDP. And I'm sure that whatever you have discussed will help the faculty members to use in their research as well as in their teaching also. श्योर सर, ये मतलब ये टॉपिक ही सर काफी हेल्पफुल रहेगा सभी के लिए। यस सर, एक क्वेश्चन वैसे जाते जाते मैं भी जी प्लीज प्लीज। आपने जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बात की, जी हमारे इस जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनमें कंप्यूटर साइंस के टीचर्स भी हैं। जी तो ये जो बिल्डिंग डिजाइन का जो और जो उसको कुछ पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करना, जी तो अगर इस तरह से कोई इसका कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहे, अपने स्टूडेंट से कोई प्रोजेक्ट करवाना चाहे या खुद भी उस तरह का कोई प्रोजेक्ट करना चाहे, जी तो वो किस तरह से कर सकते हैं? और क्या अगर भविष्य में किसी को जरूरत लगती है तो आपसे वो किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि उसमें उनको मदद मिल सके? सर डेफिनेटली मेरी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं sespl.mp@outlook.com। मैं इनफैक्ट सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास लेके, इसमें सारी डिटेल्स है और मैं चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ सर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर। जी ओके सर, सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू अपना सो मच सर। टाइम देने के लिए। सो नाउ आई एम closing the meeting. Okay, so sir has given his contact number. So if you want, you can note. ओके सर। Okay, sir. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर।